चलिए, 7 तरह का ये है ना। नमिता, शुरू करें हम लोग। जी सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। चलिए, आज थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग हम लोग देखेंगे कि फॉरगेटिंग के कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत शुरू करते हैं, वो है डीके थ्योरी या डिसयूज थ्योरी। डीके थ्योरी या डिसयूज थ्योरी, जिसका प्रतिपादन किया था एबिंगहॉस ने 1885 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो 1885 ईस्वी में सिद्धांत आया मेमोरी का, ये सबसे पहला मेमोरी का सिद्धांत माना जा सकता है इसको। जी सर। तो इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि जब भी हम किसी विषय को सीखते हैं तो उसके सीखने के बाद उसके मेमोरी ट्रेस हमारे मस्तिष्क में बनते हैं। ठीक है, और रिकॉल करने के टाइम वो उन्हीं मेमोरी ट्रेस का रिकॉल हम करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो कि समय बीतने के कारण होता है, समय जैसे जैसे ग्रेजुअली बीतता जाता है, ठीक है, हम क्या होता है, धीरे धीरे हमारे मेमोरी ट्रेस कमज़ोर पड़ने लगते हैं, वो धुंधले हो जाते हैं और हम उनका रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो एबिंगहॉस का ये मानना था कि जैसे 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 समय अंतराल बीतता जाता है, वैसे वैसे हमारे मेमोरी ट्रेस जो हमारे मस्तिष्क में बने हुए होते हैं वो फेडेड होते जाते हैं और हमको उनका रिकॉल करने में परेशानी होती है। उन्होंने ये भी बताया कि डिसयूज़, इस सिद्धांत को डिसयूज़ थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका ये मानना था कि जब हम किसी विषय को सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, उसको यूज़ में नहीं लाते हैं, तो जब हम यूज़ में नहीं लाते हैं तो वो समय बीतने के साथ और यूज़ में ना होने के कारण, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को यूज़ में नहीं लाते हैं तो उससे रिलेटेड जो मेमोरी ट्रेस होते हैं वो धुंधले पड़ जाते हैं और व्यक्ति को उसकी फॉरगेटिंग हो जाती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट था उनका कि एक तो डिसयूज, कि हम सीखे गए विषय का यूज़ नहीं करते हैं यानी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि समय बीतने के कारण हम भूल रहे हैं। तो एबिंगहॉस के थ्योरी में ये दो चीज़ें देखने को मिली थी। इसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया था। सीरियल पोजीशन कर्व वाली बात है हेलो इसमें। सर। सर इसमें रिप्रोडक्टिव की भी बात की भी तो कही गई थी। हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव अलग चीज़ है, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है कि हम जैसा सीखते हैं वैसा ही लाते हैं कि नहीं लाते हैं धारणा में। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि समय बीतने के कारण हमारा फॉरगेटिंग हो जाता है या फिर हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये दो मेजर कॉन्सेप्ट था उनका कि या तो समय बीतने के कारण हमारे मेमोरी ट्रेस धुंधले होंगे या फिर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, डिसयूज़ कर देते हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फॉरगेटिंग देखी जाती है। और इसी से प्रेरित होकर थॉर्नडाइक ने 1914 में जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज बताया था या लॉ ऑफ डिसयूज़ और लॉ ऑफ यूज़ की थ्योरी दी थी, वो इसी से प्रेरित था, एबिंगहॉस के इसी सिद्धांत से प्रेरित था। तो इस सिद्धांत में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। एक तो सीरियल पोजीशन कर्व की बात थी कि एबिंगहॉस ने रिकॉल लर्निंग मटेरियल तैयार किया, नॉनसेंस सिलेबल का निर्माण किया, उसको खुद ही याद किया, वो 2300 के करीब था, और उसको फिर टाइम टू टाइम रिकॉल करने की कोशिश की। समय बीतने के साथ साथ देखा जा ये ग्रेजुअली डिके होता चला गया, फॉरगेटिंग लगातार देखी गई। इस फॉरगेटिंग में दो चीज़ें और देखी गई थी, लॉ ऑफ प्राइमरी और लॉ ऑफ रिसेंसी, जिसमें उन्होंने पाया कि आखिरी की चीज़ें जो याद रह गई और शुरू की चीज़ें याद रह गई और बीच की चीज़ों की फॉरगेटिंग ज़्यादा हुई।
तो उन्होंने ये दो नियम और बताया कि शुरू के जो चीज़ें याद रही वो लॉ ऑफ प्राइमरी की वजह से याद हुई, और ये लॉ ऑफ प्राइमरी जो है ये जो है वो एलटीएम में चला जाता है। ऐसी इस तरह की सूचनाएं एलटीएम में वो चली जाती हैं जिसकी वजह से वो याद रहती हैं, इनकी फॉरगेटिंग नहीं होती है। और लॉ ऑफ रिसेंसी की जो बात की वो नयापन की बात की कि लास्ट के जो आइटम थे उनका रिकॉल व्यक्ति बेहतर ढंग से कर लेता है, उसकी फॉरगेटिंग नहीं होती है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होते हैं। तो ये नयापन के वजह से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होते हैं तो उनका रिकॉल होता है, और बीच के जो लर्निंग मटेरियल थे उनका रिकॉल नहीं होता है, उनकी फॉरगेटिंग ज़्यादा होती है। तो इस सिद्धांत में करीब करीब 3-4 चीज़ें देखने को मिली, और वो क्या था? डीके, समय बीतने के कारण भूलना, ठीक है, डिसयूज, ठीक है, यूज़ ना करने के कारण भूलना, लॉ ऑफ प्राइमरी, लॉ ऑफ रिसेंसी, शुरू के आइटम का याद रह जाना, आखिरी के आइटम का याद रह जाना, ठीक है, और कुछ बीच का आइटम भूल जाना, ठीक है। इतनी चीज़ें थी। तो हमको लगता है कि एबिंगहॉस के थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत? एक चीज़ और भी एबिंगहॉस से रिलेटेड था कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि मेमोरी इज़ ए रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस। उन्होंने कहा कि हम जैसे चीज़ों को याद करते हैं वैसा ही उसका रिकॉल करते हैं। हालांकि उनका लर्निंग मटेरियल का जो आइटम था वो ऐसा ही था कि अगर उससे इतर अगर हम वो रिकॉल करते तो वो फॉरगेटिंग में चला जाता। नॉन सिलेबल था, तो जो वर्ड उनके सामने था उसी वर्ड को रिकॉल करना था। अगर गलत रिकॉल किया तो फॉरगेटिंग मानी जाती थी वो। तो उनके लर्निंग मटेरियल की वजह से उनका जो ये कहना था कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो कैसा है? रिप्रोडक्टिव, ठीक है। हाँ, तो ये पहली थ्योरी थी। क्लियर है? किसी को दिक्कत? नहीं सर, ठीक। चलिए, इसके बाद दूसरी थ्योरी नटशेल में बहुत अच्छा आया। हाँ, नटशेल में ही बात करेंगे हम लोग। फॉरगेटिंग को सर उन्होंने इनएक्टिव प्रोसेस कहा था, फॉरगेटिंग को इनएक्टिव प्रोसेस कहा। इनएक्टिव मेंटल प्रोसेस, जी जी, मेमोरी एक्टिव प्रोसेस था। मेमोरी एक्टिव नहीं, बाकी लोगों ने फॉरगेटिंग को एक्टिव बोला था। मिल्टन, इरविन का ये लोग का हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसके कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उससे ये करती है, सिर्फ समय का भूलना नहीं। चलिए, इसके अगेंस्ट हम एक नई थ्योरी खड़ी करते हैं, मोटिवेशनल फॉरगेटिंग। कितने लोगों ने नाम सुना है? थ्योरी ऑफ मोटिवेशनल फॉरगेटिंग या मोटिवेटेड फॉरगेटिंग? जी सर, सुना है? फ्रायड का ये सिद्धांत है, हाँ। वी फॉरगेट बिकॉज वी विश टू फॉरगेट। हम भूलना चाहते हैं क्योंकि हम भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। हम जिन चीज़ों को अनकॉन्शियसली चाहते हैं कि दमित कर दें, हटा दें, उन्हीं चीज़ों को भूलते हैं। हम सारी चीज़ों को नहीं भूलते हैं। लैप्स ऑफ टाइम के कारण कोई चीज़ें हम नहीं भूलते हैं, ऐसा फ्रायड का मानना था। उनका मानना था कि वैसी चीज़ें जो हमको मेरे लिए पेनफुल होंगी, ठीक है, जो हमको तकलीफ़ देने वाली होंगी, जिससे हमको परेशानी होगी, वैसी यादों को, वैसे मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं? फॉरगेटिंग में डाल देते हैं या दमित कर देते हैं, और इस तरह की दमित चीज़ें व्यक्ति के चेतना में नहीं आती हैं जिसके कारण उनका फॉरगेटिंग होता है। उन्होंने कहा कि बचपन की बहुत सारी घटनाएं व्यक्ति को याद रहती हैं और कल की घटनाएं व्यक्ति को याद नहीं रहती हैं। तो इसका ये मतलब कैसे हम मान लें कि समय बीतने के कारण फॉरगेटिंग हो जाती है? बचपन की बहुत सारी घटनाएं हमको आज तक याद हैं, तो समय बीतने के कारण अगर फॉरगेटिंग होती, ठीक है, या डिसयूज़ के कारण फॉरगेटिंग होती, तो हम अपने बचपन की सारी घटनाओं को भूल चुके होते और कल की घटना हमको याद रहती। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल की घटना हम लोग भूल जाते हैं और बचपन की बहुत सारी घटनाएं हमको याद रहती हैं। तो ये उनकी थ्योरी का पूरा निचोड़ था कि हम भूलते क्यों हैं? क्योंकि हम भूलना चाहते हैं, मोटिवेटेड हैं। हम मोटिवेटली हम भूलते हैं किसी चीज़ को, और अगर हम ना भूलें तो फिर हम क्या करेंगे?
कॉन्शियसली परेशान रहते हैं, क्योंकि ऐसी इच्छाएं या ऐसे जो लर्निंग मटेरियल हैं या ऐसी यादें जो कि हमको परेशान करती हैं, हमको ट्रबल में डालती हैं, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट लाती हैं, इनको हम जानबूझ के क्या करते हैं, दमित कर देते हैं। ठीक है, जानबूझ के मोटिवेशनली हम इसको दमित करते हैं। क्लियर है? जी सर। इसका एक और नाम था सर, रिप्रेसिव थियरी। रिप्रेसिव, वेरी गुड। रिप्रेसिव थ्योरी ऑफ रिप्रेसिव फॉरगेटिंग। रिप्रेस, दाब देते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन इनके थ्योरी के अगेंस्ट एक और थ्योरी आ गई बार्टलेट की थ्योरी ना, नहीं, जायगार्निक की थ्योरी। जी जी सर। जायगार्निक ने कहा कि अनफिनिश्ड टास्क इज बेटर रिकॉल देन फिनिश्ड टास्क। उन्होंने ये कहा कि जब जो चीज़ अधूरी होती है, इनकम्प्लीट होती है, जो हमारे लिए परेशानी का सबब होती है, वो हमको ज़्यादा याद रहता है बनिस्बत के फिनिश टास्क के। ठीक है, तो इसी को जायगार्निक इफेक्ट का नाम दिया गया था कि अनफिनिश्ड टास्क इज़ बेटर रिकॉल दैन फिनिश टास्क। जो चीज़ें ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई, फिनिश हो गई, उसको हम बेहतर ढंग से रिकॉल नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो काम अधूरा रहता है वो हमको स्टिंग करता है, बिच्छू की तरह डंक मारता रहता है, और उसका रिकॉल हम ज़्यादा करते हैं। यानी वैसे आइटम जो हमको परेशान करते हैं या जो अनफिनिश्ड हैं, जो हमारे लिए स्ट्रेसफुल हैं, या जो कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन है, वो हमको ज़्यादा याद रहेगा। तो फ्रायड के अगेंस्ट जो थ्योरी आई वो ब्लूमा जायगार्निक की थ्योरी थी। ठीक है, जिन्होंने ये बात कहा कि अनफिनिश्ड टास्क इज़ बेटर रिकॉल्ड देन फिनिश्ड टास्क। क्लियर है? ये एक दूसरे से जुड़ा है, याद रखिएगा। टास्क कंप्लीशन इंटरप्शन, यस सर। तो ये दो सिद्धांत हो गया हम लोग का, एक मोटिवेशनल फॉरगेटिंग, एक डीके थ्योरी। तीसरी थ्योरी हम देखते हैं परसिवरेशन कंसोलिडेशन थ्योरी। 1900 थ्योरी ऑफ रिप्रेसिव फॉरगेटिंग क्या है सर? यही था, ही है ना? फ्रायड की थ्योरी थी। फ्रायड की थ्योरी में बताया गया कि रिप्रेसिव फॉरगेटिंग जो है वैसी बातें या वैसी घटनाएं, ठीक है, जो हमारे लिए कष्टदायक होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, जानबूझ के उसको दबा देते हैं। ठीक है, ताकि वो हमको परेशान ना करे, हम जानबूझ के भुला देते हैं। एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, खानदान पिक्चर का, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे लग जाए। किसने किसने सुना है? कोई पुराना गाना नहीं सुनता कि नहीं है? नहीं सर, सुना है। सुना है। उसकी एक लाइन थी, आपको थ्योरी उसी से कंप्लीट हो जाएगी कि मैं भी नहीं तू ही नहीं सारा ज़माना, दर्द का है एक फसाना, जी आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए। याद करे गर भूल न जाए, अगर नहीं भूलेगा तो आदमी पागल हो जाएगा। ठीक है, तो सबको परेशानी है, आदमी जानबूझ के भुला देता है। ठीक है, क्लियर? जी सर। अरे मेरे पास सब इसे क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ रिप्रेसिव फॉरगेटिंग, रिप्रेसिव फॉरगेटिंग। मेरे पास सब टाइम के लिए एक एक तो गाना वाना है, सब हर थ्योरी के लिए। चलिए, परसिवरेशन कंसोलिडेशन थ्योरी। मूलर और पीलजेकर ने 1900 में एक सिद्धांत दिया डीके थ्योरी के अगेंस्ट। डीके थ्योरी के अगेंस्ट इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत ये कहता है कि परसिवरेशन और कंसोलिडेशन दो टर्म यूज़ किए गए इस सिद्धांत में। इस सिद्धांत में कहा गया कि जैसे ही हम कोई विषय को याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, ठीक है, तो उससे मेमोरी ट्रेस बनता है। एकदम क्लियर कट है कि बनता है, मेमोरी ट्रेस बनेंगे, जिसको एनग्राम भी बोलते हैं हम लोग। तो मेमोरी ट्रेस बनना शुरू होता है। ठीक है, और जैसे ही हम
क्या करते हैं, दूसरा लर्निंग मटेरियल सीखने लगते हैं उसी के साथ साथ। तो इस परसिवरेशन की प्रक्रिया जो है, सतत जो घटना घट रही है, परसिवरेशन मजबूत होने की जो प्रक्रिया है और कंसोलिडेट होने की प्रक्रिया, इसमें दिक्कत होता है। परसिवरेशन का मतलब लगातार। तो जब हम मेमोरी ट्रेस हमारा लगातार बन रहा है, ठीक है, उसी क्रम में हम दूसरा चीज़ सीख लेते हैं, ठीक है, दूसरा लर्निंग मटेरियल ले लिया हमने, तो क्या होता है, वो पहले जो सीख रहे थे हम पहला वाला मेमोरी ट्रेस, उसको सॉलिड होने में दिक्कत होता है, वो सॉलिड नहीं हो पाता है। तो पहला जो मेमोरी ट्रेस जो था वो परसिवरेशन के दौरान ही डैमेज हुआ, ठीक है, वो सॉलिड नहीं हो पाया, जिस कारण जब हम रिकॉल करते हैं तो हमारे पास तो मेमोरी ट्रेस बना ही नहीं ठीक से। तो जब नहीं बना तो क्या होगा, बोलिए। फॉरगेटिंग हो जाएगी। फॉरगेटिंग हो जाएगा। फॉरगेटिंग होगा ना कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। तो मूलर और पीलजेकर का ये मानना था कि जब हम किसी विषय को सीखते हैं और सीखने के बाद अगर हम रेस्ट करते हैं तो लर्निंग मटेरियल जो हमने सीखा है, जो मेमोराइज किया है, वो सतत परसिवरेशन कंसोलिडेट होने का उसको मौका मिलता है, लगातार उसको दृढ़ीकरण कंटिन्यू वो मजबूत होता जाता है। अगर हम रेस्ट करते हैं तो इंटरपोलेटेड नहीं होता है, बाधा नहीं पहुंचेगी, मेमोरी ट्रेस दूसरे लर्निंग मटेरियल से वो इंटरप्ट नहीं होगा और वो मजबूत हो जाएगा। अगर हम रेस्ट नहीं करते हैं तो, और उसी दौरान हम दूसरा विषय सीख रहे होते हैं तो क्या होगा, मेमोरी ट्रेस बाधित हो जाएगा, उसको कंसोलिडेट होने का मौका नहीं मिलेगा और रिजल्ट के तौर पे क्या आएगा, रिकॉल नहीं होगा, फॉरगेटिंग हो जाएगा। फॉरगेटिंग होगी, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगा परसिवरेशन कंसोलिडेशन थ्योरी में? रेस्ट सर। रेस्ट इज बेस्ट। जी सर। अगर रेस्ट हुआ तो मेमोरी ट्रेस को कंसोलिडेट होने का मौका मिलेगा, और अगर आपने रेस्ट नहीं किया, सीखने के एक आइटम सीखने के बाद आपने रेस्ट अगर नहीं लिया तो मेमोरी ट्रेस बाधित होगा, ठीक है, ये सिद्धांत ये कहता है, बनेगा ही नहीं। ठीक है। इसको हम लोग एंटी कंसोलिडेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? जी सर। को कह सकते हैं ना कि रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन के कारण नहीं, आरआई में नहीं आएगा ये, आरआई में नहीं आएगा। नहीं, यही तो इसीलिए कहा कि मेन थीम क्या था कि हमने एक विषय सीखा और रेस्ट किया, यहाँ रेस्ट पर फोकस किया गया है। अगर हमने रेस्ट किया तो मेमोरी ट्रेस कंसोलिडेट होगा, मजबूत होगा और इसकी फॉरगेटिंग कम होगी। इंटरफेरेंस में भी नहीं आएगा सर, लेकिन एक चीज यहाँ ये बोला गया ना सर कि रेस्ट करने की वजह अगर हम इंटरपोलेटेड टास्क सीख लेते हैं तो उस वजह से भी फॉरगेटिंग हो रही है। सर इसमें आरआई थ्योरी का सबसे पहले यही बोला है सर, आरआई के अंतर्गत ही आएगा सर, आरआई थ्योरी बोल रहे थे सर। ये आरआई तो की सर बात कर रहा है, लेकिन इंटरपोलेटेड रेस्ट की जगह अगर रेस्ट नहीं करके अगर हम कोई इंटरपोलेटेड टास्क सीख लेते हैं, कोई दूसरा चीज लर्न करते हैं। अच्छा, अच्छा हम कुछ बोलें? हो गया। अच्छा, हम कुछ बोलते हैं, बोल रहे हैं हम, बोलिए सर। चलिए, बहुत सिंपल ही है कि जब हम एक विषय को सीख रहे हैं, ठीक है, और रेस्ट करते हैं, ठीक है, तो रेस्ट जब करते हैं तो उसको कंसोलिडेट होने का मौका मिलता है और उसका मेमोरी ट्रेस मजबूत होता है, उसकी फॉरगेटिंग कम होती है। लेकिन जब हम एक विषय को सीखने के बाद बिना रेस्ट के जब हम दूसरा विषय सीख रहे होते हैं तो इंटरफेरेंस देखा जाता है, क्या करता है, बाधा देखा जाता है। ये आरआई है कि पीआईएस के चक्कर में नहीं पड़िएगा अभी, ठीक है, इंटरफेरेंस देखा जाएगा, ठीक है, वो एक आरआई है सर, पीआई नहीं है, क्योंकि इसी आधार पर इसकी आलोचना की गई है। अभी हम आरआई है नमिता अभी आरआई भी प्रूफ नहीं हुआ था। अरे अभी इसके क्रिटिसिज्म को देखिए, आरआई प्रूफ नहीं हुआ है। अरे इसको इंटरफेरेंस मानिए ना सिर्फ, आरआई थ्योरी भी नमिता इसको इंटरफेरेंस मान लीजिए सिर्फ, हाँ, इंटरफेरेंस भी थोड़ा डिफरेंट है सर। इंटरफेयर कर ही रहा है ना, हाँ, दूसरा वाला इंटरफेयर ही कर रहा है, थ्योरी अलग है। ठीक है, हाँ, तो कर रहा इसको है, इंटरफेरेंस थ्योरी अलग है।
इंटरफेरेंस मान सकते हैं, इसको यही इंटरफेरेंस है। हाँ मान सकते हैं। ठीक है, ये बाधक इंटरफेरेंस बाधा पहुंचा ही रहा है। अब ये हम आर आई और पी आई की कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया था। ठीक है, आर आई और पी आई के कॉन्सेप्ट अब आएगा नेक्स्ट थ्योरी में। मेमोरी ट्रेस बनने में तो बाधा तो पहुंचा ही रहा है सर। हाँ, बाधा पहुंचा रहा है, अगर नहीं इसीलिए पहुंचाता, इसीलिए नहीं इंटरफेरेंस पहुंचाता तो कहा ट्रेस बन गया, जाता। इसीलिए इसको जी, इंटरफेरेंस कहा गया। ठीक है, सर इसमें रेस्ट इम्पोर्टेंट है, आरआई या पीआई नहीं है हाँ, इसमें। अरे इसमें हम भी rest तो important है। हम भी तो वही बोल रहे हैं कि इस सिद्धांत का interference फोकस word जो आएगा। था वो सिर्फ रेस्ट पर था, कि हम एक विषय को सीखेंगे, रेस्ट देंगे तो उसका मेमोरी कंसोलिडेट होगा, उसके मेमोरी ट्रेस कंसोलिडेट होंगे, उसका रिकॉल बेहतर होगा। अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तो उसका मेमोरी जो है ट्रेस वो बाधित होगा, इंटरफेरेंस होगा उसमें, और वो उसकी फॉरगेटिंग होगी। तो दो चीज़ें हैं, एक रेस्ट और दूसरा इंटरफेरेंस। क्लियर है? जी सर। आगे आते हैं, आरआई के सिद्धांत पे आएंगे। यहीं से अब कॉन्सेप्ट निकला तीसरा थ्योरी, इंटरफेरेंस थ्योरी। इसी इंटरफेरेंस की जो बात की मूलर और पीलजेकर ने, यहीं से शुरू होगा इंटरफेरेंस थ्योरी आ गया। अब इंटरफेरेंस थ्योरी को हम बांटेंगे आरआई और पीआई में। ठीक है, कौन बताएगा इंटरफेरेंस थ्योरी? इंटरफेरेंस थ्योरी में तो सर यही ना होता है कि एक जो विषय हम सीखते हैं, ठीक है, और जो विषय सीखे फिर नया विषय जो सीखे तो वो मेमोरी पे वो अपना स्थान ले लेता है, और फिर जो पहले से सीखा हुआ विषय जो है नया सीखने पर इंटरफेरेंस करता है सर। अच्छा, इंटरफेरेंस थ्योरी में बाधा तो सीधे सीधे मतलब है, इंटरफेरेंस का मतलब बाधा। ठीक है, जी सर। अब ये बाधा सिद्धांत जो है वो दो हिस्से में बट गया, एक रेट्रोएक्टिव, एक प्रोएक्टिव इनहिबिशन, एक पृष्ठमुखी अवरोध और एक अग्रलक्षी, हाँ अग्रमुखी या अग्रलक्षी जो भी बोले उसको। ठीक है, ये दो तरह के इंटरफेरेंस देखे जाएंगे। अब कोई हमको बता दे कि आर आई क्या है, एक लाइन में। जब पहले सीखा गया जो विषय है वो बाद में सीखे गए विषय से जब मतलब क्या बाधित होता है तो उसको हम आरआई कहते हैं, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। जी जी। और कोई? 100 में 80 मार्क्स। जी सर। पूर्व सीखे गए विषय पर अगर बाद सीखने वाला विषय अगर बाधा उत्पन्न करता है सर, तो उसको नहीं, फिर से बोलिए। जब पूर्व सीखे गए विषय पर बाद में सीखा गया विषय अगर बाधा उत्पन्न करता है तो उसको सर रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। जी सर, न्यू लर्निंग इंटरफेरेंस ओल्ड लर्निंग सर। नहीं, सर पूर्व में सीखे गए विषय से जो अच्छा इसको ऐसे समझ लीजिए। हाँ, एक कौन बोल रहा है? एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट नमिता बोलिए, एक मिनट सुनिए। जब कोई बोल रहा होता है तो बाकी लोग को चुप हो जाना चाहिए। बोलिए नमिता। ओरिजिनल टास्क को सीखने के बाद जब हम सब इंटरपोलेटेड टास्क सीखते हैं और रेस्ट नहीं लेते, उसका जो बाधक प्रभाव पड़ता है हम पे, ओरिजिनल टास्क हम रिकॉल करते हैं, उस वक्त जो हमारा इंटरपोलेटेड टास्क जो बाधक प्रभाव डालता है वही आरआई इफेक्ट हो गया। कितने लोग समझ पाए? जी सर। सीखे हुए विषय में दूसरा विषय है घुसपैठ करता है, वो इंट्रूजन है, वो अलग चीज है। सर एक बार बता दीजिए। अगर हम ये कहें कि पूर्व का सीखा गया विषय, पहले मतलब हमने कोई विषय सीख लिया, बाद के सीखे गए विषय, सीखे जाने वाले विषय को बाधित करता है। ठीक है, पहले सीख चुके हम एक विषय और अब हम कुछ दूसरा सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाला बाद वाले को यानी रिसेंट वाले को बाधित कर दे, ये रेट्रोएक्टिव। क्लियर है? सर ये तो प्रोएक्टिव होना ये तो चाहिए। प्रोएक्टिव होना सर, पूर्व का सीखा गया विषय बाद ये के तो प्रोएक्टिव है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए।
एक मिनट। बाद का सीखा एक गया मिनट सुन लीजिए। द फेनोमेनन विच ऑकर व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग लर्नड, नया चीज़ हम सीख रहे हैं। इन्फरेंस विद द एबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन विच वाज लर्न प्रीवियसली। किससे इंटरफेरेंस हो रहा है? बाद वाले से पहले वाले पर, यानी हम पहले वाले को भूल रहे हैं बाद वाले की वजह से। बाद बाद वाले का प्रभाव जब पहले वाले के रिकॉल पे पड़ता है तो वो आर आई हो गया, और जब पहले वाले का प्रभाव बाद वाले के रिकॉल पे पड़ता है तो वो पी आई हो गया। यही हो गया। बाद का सीखा गया विषय। नमिता बताइए। नाम सभी नमिता सिन्हा बताइए। आर आई में सर हम ओरिजिनल टास्क पहले सीखेंगे, इंटरपोलेटेड टास्क बाद में सीखेंगे, और उसका बाद प्रभाव ओरिजिनल टास्क के रिकॉल पे। एक मिनट, हाँ ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिनल लर्निंग। एक मिनट धीरे धीरे। ओरिजिनल लर्निंग हमने सीखा, एक विषय सीख लिया हमने, ठीक है। टास्क ए हमने सीख लिया, क्लियर है। अब टास्क बी सीखा। बी जो है हमारा क्या है? इंटरपोलेटेड लर्निंग। ये हमारा इंटरपोलेटेड टास्क। तो बाद वाला जो है वो पहले वाले को बाधित कर रहा है। जी हाँ इंटरपोलेटेड है चूंकि बाद वाला। हम कर रहे हैं तो जी हाँ जी। एक मिनट एकदम क्लियर का एक एक लाइन में बताइए। बाद वाला पहले वाले को बाधित कर रहा है, यानी जो लर्निंग मटेरियल बी था हमारा वो ए को बाधा पहुंचा रहा है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हमारे को क्लियर है? ये हो गया आर आई। बाधा जी जी आ रहा है नमिता क्लियर है ये? आ रही आकर। अच्छा, पी आई में क्या होगा? और पी आई होंगे इंटरपोलेटेड टास्क हम पहले सीखते हैं, अरे इंटरपोलेटेड कैसे पहले सीख लेंगे? जो बाद है। हाँ इंटरपोलेटेड टास्क हम पहले नहीं सीखेंगे, ओरिजिनल फिर नहीं तो फिर मैं वही पूर्व सीखे गए विषय पर बाद में सीखे गए विषय का विषय अगर प्रभाव ही करता है। अरे जब दूसरे पर हम पहले पीआई में सर इंटरपोलेटेड टास्क पहले सीखेंगे, फिर हम ओरिजिनल सीखेंगे, और जब हम ओरिजिनल टास्क का रिकॉल करेंगे तो पहले हमने इंटरपोलेटेड टास्क जो सीखा है उसका बाधक प्रभाव पड़ेगा वो तो recall होगा। नमिता ऐसा नमिता ऐसा कंफ्यूजन क्यों? इसीलिए तो हम इतना बहुत क्लियर कट बताया था। हमने क्लियर कट 3 लाइन में आपसे पूछा। एक मिनट सुन लीजिए। RI में हम interpolated task बाद में सीखते नहीं हैं, नहीं original task पहले सीखेंगे। आप ये हमेशा याद रखिए। नमिता RI में नमिता पहले। हम बोले कुछ बाद का सीखा गया विषय मिसकंसेप्शन नहीं। नमिता देखिए, बाद का आप ही का थ्योरी हम आपको बता रहे हैं कि ओरिजिनल लर्निंग की बात हम आपने किया कि सबसे पहले हम सीखेंगे जिसको हमने टास्क ए कहा, ठीक है। टास्क ए सीखा जिसको ओरिजिनल लर्निंग आपने माना, फिर टास्क बी सीखा गया जिसको इंटरपोलेटेड लर्निंग माना गया, ठीक है। टास्क बी का प्रभाव जो था वो टास्क ए पर पड़ा, ठीक है, और टास्क ए की फॉरगेटिंग हुई। ये हो गया आर आई। क्लियर है? मतलब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब जब पी आई की बात करेंगे तो पी आई की बात करने में क्या होगा कि टास्क ए हम सीखेंगे, देन टास्क बी सीखेंगे, और टास्क ए जो है हमारा वो बी को प्रभावित कर देगा, बी के रिकॉल करने नहीं देगा। और बी का forgetting हो जाएगा। तो ये पी आई हो गया ना, कितना सिंपली से हो गया कि 2 टास्क हम ले लें, जी हाँ ए और बी। ए अगर बी को बाधा पहुंचा देता है तो पी आई, और बी अगर ए को बाधा पहुंचा देता है तो आर आई। आ रही जी हाँ जी हाँ। ठीक है। नमिता की बात ही हम क्लियर कर रहे हैं बहुत आसान शब्दों में। यही है ना नमिता? हाँ सर। ए अगर बी को प्रभावित कर देता है, पहले ए सीखा, देखिए पहले ए सीखा, पहले हम इंटरपोलेटेड बोल नहीं सकते हैं ना, किसको बाधित करेंगे? ये पहला वाला इंटरपोलेटेड हो ही नहीं सकता है। पहला टास्क ए हमने सीखा वो बी को बाधित कर रहा है, तो पी आई।
और मैं सीखी अगर ए हमने सीखा और फिर बी सीख रहे हैं, बी वाला ए को बाधित कर देता है, आ रही। जी हाँ जी। बहुत सिंपल है, सिंपल फंडा है एकदम। पूर्व में सीखी गई बात है, हम तो याद लिखे थे, बात का सीखा गया विषय। नहीं, बहुत आसान, बात इसे मत का कीजिएगा। विषय। इसीलिए हमने कहा कि ज़्यादातर बात किताबों का में ऐसे ही सीखा लिखा गया है, विषय। ऐसे नहीं पढ़िएगा। टास्क ए, टास्क बी, जब पहले वाला ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको हमेशा। जब टास्क ए सिखाइए, ठीक है, और टास्क बी सिखाइए, और बी अगर ए को बाधित कर दे, आर आई, ए और ए अगर बी को बाधित कर दे, पी आई। टास्क ए पूर्व और बाद के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो वहाँ डेफिनेशन में फंस कर रह जाइएगा। सर इसको सर एक बार क्यों ठीक है, चलिए सर। कंटिन्यू करें आगे। जी सर सर। इसको एक बार थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। टास्क ए सीखा हमने, जी हाँ। एक कविता सीखी टास्क ए, फिर एक दूसरी कविता सीखी टास्क बी। बी वाले ने ए वाले को प्रभावित कर दिया, डैमेज कर दिया, ठीक जी है, हाँ जी हाँ। तो आर आई। बी ने अगर ए को प्रभावित किया तो आर आई, और ए वाला जो है बी को सीखने नहीं दे रहा है। बी हम सीख रहे हैं, ठीक है, और बी का रिकॉल हमसे नहीं हो रहा है सही, तो ए कहीं ना कहीं बी को प्रभावित कर रहा है, तो ये पी आई, प्रोएक्टिव। जी हाँ, ठीक है ठीक है। ये कौन एबीसीडी पढ़ रहा है जी? फरजाना, फरजाना मैम। इसी में बच्चा को पढ़ा रही हैं क्या? हम लोग भी यही भी पढ़ रहे थे। सर इसी में ये भी हो रहा है सर। हाँ, क्या कीजिएगा, मल्टीपल टास्क है महिलाओं के पास। मल्टी टास्क पर्सनालिटी। सिर्फ पेमेंट नहीं है सर। हाँ, पेमेंट तो कुछ नहीं है। टास्क बहुत है। वो एक ठो कार्टून बनाया हुआ था कि माँ देखो मैं घर के लिए वॉशिंग मशीन और वो क्या सफाई करने वाला क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर, और ये फलाना फलाना सब ले आया हूँ, हाथ में दुल्हन लिए हुए था। चलिए इंटरफेरेंस थ्योरी में हम लोग आ जाएं। इंटरफेरेंस थ्योरी में सबसे पहला थ्योरी है कंपटीशन रिस्पांस थ्योरी। मैकगुच की ये थ्योरी है, 1932 में ये थ्योरी आई। मैकगुच ने इसमें दो तरह के फैक्टर की बात की, कंपटीशन फैक्टर और रिस्पांस फैक्टर, दो चीज़ें हैं। किसी को आइडिया है क्या है ये कंपटीशन एंड रिस्पांस थ्योरी? कोई नहीं। चलिए, कंपटीशन एंड रिस्पांस थ्योरी में मैकगुच ने बताया कि ना तो हम समय बीतने के कारण भूलते हैं, ना डिसयूज़ के कारण भूलते हैं, ना एंटी कंसोलिडेशन के कारण भूलते हैं। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं या जो चीज़ें हम सीख रहे होते हैं, ठीक है, उसके मेमोरी ट्रेस हमारे मस्तिष्क में होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, मजबूत रहते हैं, उनका कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है या कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, मेमोरी ट्रेस कोई डैमेज नहीं होता है। जब हम रिकॉल करते हैं तो रिकॉल करते वक्त कंपटीशन शुरू होता है, ठीक है। जो स्टिमुलस हमने इनकोडिंग करके मेमोरी में डाला है उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि मैं रिकॉल होऊंगा कि मैं रिकॉल होऊंगा, ठीक है। और इस तरह के रिकॉल में क्या होता है, बोलिए क्या होगा? जब कई चीजें दिमाग में आएंगे तो क्या होगा, भूलेंगे सर। कंफ्यूजन होगा, फॉरगेटिंग हो जाएगी, ठीक है। रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा, कंपटीशन होने की वजह से रिस्पॉन्स हमारा या तो कैसा होगा, या तो हम गलत रिकॉल करेंगे, या तो आधा अधूरा करेंगे, या नहीं करेंगे, या चुप हो जाएंगे।
ये तीनों कंडीशन हमारे इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। जब उधर से सवाल आएगा, ठीक है, तो या तो हम रॉन्ग रिस्पॉन्स करेंगे, कंपटीशन की वजह से हमको पता है लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि हम गलत रिस्पॉन्स दे दें, कंप्लीटली गलत दे दें, या फिर पार्शियली गलत दे दें, आधा सही आधा गलत दे दें, ठीक है, या फिर चुप हो जाएं कि याद नहीं आ रहा है, मेमोरी में है। उन्होंने कहा कि मेमोरी में सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन क्या होता है कि जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन के टाइम में घुसपैठ शुरू हो जाता है। किस तरह का घुसपैठ होगा? सर उन्होंने 3 तरह का इंट्रूजन की बात की थी, कवर्ट इंट्रूजन, ओवर इंटर इंट्रूजन और ओवर इंट्रा इंट्रूजन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ओवर्ट इंट्रूजन क्या है? ओवर्ट इंट्रूजन में क्या होगा? पहला सर कवर्ट इंट्रूजन है, इसमें म्यूट हो जाएंगे या ब्लैंक। कवर्ट में आदमी व्यक्ति क्या होता है? म्यूट या ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है ओवर्ट इंटर इंट्रूजन, इसमें मिक्स आएगा। आधा सही आधा गलत। जी। और थर्ड है ओवर्ट इंट्रा इंट्रूजन, इसमें रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 3 तरह की गलतियां हम करेंगे, ठीक है, और 3 तरह की गलतियों से फॉरगेटिंग का पता चलेगा। या तो हमने मिक्स कर दिया, आधा सही आधा गलत बोला, फिर भी फॉरगेटिंग हुई, या फिर हमने गलत बोल दिया तो भी फॉरगेटिंग हुई, या हम चुप रह गए तो भी फॉरगेटिंग हुई। तो इस 3 तरह के नहीं सर ये नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंटरलिस्ट होता है, इंट्रालिस्ट होता है। इंटरलिस्ट हुआ कि हम उस लिस्ट का चीज आ रहा है, जी दूसरे लिस्ट का चीज आ रहा है, और इंट्रालिस्ट हुआ कि हम अपने ही लिस्ट का अलग चीज बोल रहे हैं जो हमको अभी नहीं बताना है। ये होता है, ना कि ये चीजें होती हैं। नहीं समझ पाए नमिता। इंट्रालिस्ट हो गया और इंटरलिस्ट हो गया। इंटरलिस्ट क्या? एक मिनट नमिता, इंटरलिस्ट बताइए क्या है? टास्क का चीज बोल रहे हैं। रिकॉल जब हम कर रहे हैं, जो घुसपैठ हो रहा है, रिकॉल जिस वक्त हम कर रहे हैं, घुसपैठ जो हो रहा है वो इंटरलिस्ट में हो रहा है कि इंटरपोलेटेड टास्क की चीजें आ रही है। नहीं ऐसे टास्क का जब हम रिकॉल करते हैं, जब हम लर्निंग मेटेरियल इंट्रालिस्ट में होता है कि अपने ही लिस्ट का चीज आता है, ओरिजिनल टास्क का ही चीजें आता है, लेकिन हमको जैसे मान ली हमको कोई सीक्वेंस में कोई चीज बताना है तो हम वो सीक्वेंस में नहीं बता के कुछ और चीज मतलब, तो वो इंटरलिस्ट उसी लिस्ट का आता है, लेकिन वो जो जिस समय हमको जो चीज रिकॉल करना वो चीज नहीं आ पाती, जैसे कोई सीक्वेंस में जब हमको बतलाना है। यही होगा सर, इंट्रा और इंटर यही होता है सर। अच्छा, इसको बहुत सिंपली नहीं समझा जाए कि फॉरगेटिंग मेरा बहुत पढ़ाया हुआ, इसलिए बहुत अच्छे से याद। इंटरलिस्ट नहीं एक मिनट, इंटरलिस्ट में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब हम रिकॉल करते हैं तो जो हमारे पास ओरिजिनल जो टास्क हमने सीखा है उसमें दूसरे चीज़ हमारी आ गई, मिक्स हो गया। जी सर, यही होगा। मिक्स हो गया, ओरिजिनल टास्क में हमारा कुछ और आइटम मिलके रिकॉल हो गया, इसीलिए इसको मिक्स रिकॉल के नाम से हम लोगों ने याद किया है कि ये मिक्स हो गया। जो एक हमारे पास लिस्ट था जिसको हमको रिकॉल करना था, उसमें कुछ और चीज़ें रिकॉल हो गई, ठीक है, तो फॉरगेटिंग हुआ, ये इंटरलिस्ट हो गया। जब इंट्रालिस्ट की बात करते हैं तो उसमें गलत रिकॉल होता है, हमको जो चीज़ें बतानी थी वो नहीं हमने बताया, ठीक है, उसके जगह हमने कोई नई चीज़ ले ली, ठीक है। मोटिवेशनल थ्योरी किसकी थी भाई? तो जायगार्नी की थी किसकी? फ्रायड की। तो हमने बिल्कुल गलत रिस्पॉन्स दे दिया, फॉरगेटिंग हुई यहाँ भी। ये इंट्रालिस्ट, लिस्ट से बाहर चले गए हम, जो हमको बताना था उससे हम बाहर चले गए, ठीक है। और कवर्ट इंट्रूजन में बताया गया कि म्यूटिज्म है, हम कंफ्यूज इतने हैं, इतने ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है रिस्पॉन्स करने के लिए कि हम कंफ्यूज हैं कि हम क्या रिस्पॉन्स करें, ए करें कि बी करें कि सी करें, कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है नमिता? मतलब कोवर्ट में होता है कि हमको पता है कि गलत चीजें, इसलिए हम ब्लैंक हो जाते हैं। हाँ ठीक, नहीं गलत चीज़ें नहीं हैं इस थ्योरी के हिसाब से, गलत नहीं आप ध्यान दीजिए, इस थ्योरी के हिसाब से गलत कुछ नहीं है। इस थ्योरी के हिसाब से ये बताया गया है कि कंपटीशन कर रहा है, रिस्पॉन्स होने के लिए बहुत सारे आइटम्स एक साथ आ रहे हैं हमारे पास, और हम कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा रिस्पॉन्स करें। हमको नहीं सही आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है कि हम ए करें या सी करें या डी करें,
इसलिए हम कंफ्यूज हैं, कंपटीशन की वजह से हम कंफ्यूज हैं। हमको ये नहीं पता है कि सही है या गलत है, हम ये कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा रिकॉल करें जो सही हो, इसलिए हम चुप हैं। कंपटीशन थ्योरी है ना, नाम समझिए कि कंपटीशन थ्योरी है, तो यहाँ हमारे मेमोरी ट्रेस के बीच में कंपटीशन होगा, और होगा तो हम कवर्ट की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर मल्टीपल रिस्पॉन्स जो है वो कंपटीशन कर रहा है, और हम कंफ्यूज हैं कि हमको कौन सा रिकॉल करना है, कौन सा सही है। हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कन्फ्यूज़न से, तो हम चुप हैं। गलत दे दिया तो इंट्रालिस्ट, और आधा अधूरा, आधा सही दिया, आधा उस लिस्ट दे दिया, आधा गलत दे दिया तो इंटरलिस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ें। ये सर इसी के बाद एक थ्योरी और आई थी मिल्टन और इरविन की, टू फैक्टर थ्योरी। 1940 में ये सिद्धांत आया मिल्टन और इरविन का, जिसको हम लोग बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी। बुद्धि में भी है और मेमोरी में भी है। इसमें मेमोरी में भी है। मिल्टन और इरविन की ये थ्योरी है, कौन बताएगा, किसको आइडिया है? दो चीज़ें हैं इसमें भी टू फैक्टर। पहला फैक्टर एक्स फैक्टर और दूसरा फैक्टर, बोलिए ना। कंपटीशन फैक्टर तो था ही इसमें, दूसरा इन्होंने एक एक्स फैक्टर और दूसरा कंपटीशन फैक्टर। एक्स फैक्टर वो था कि जब हम किसी विषय को सीख चुके होते हैं तो उसके प्रति हमारा एक निगेटिव ड्राइव होता है कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, छोड़ो, उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, उसको हम मान के चलते हैं कि हमको याद है, इसके मेमोरी ट्रेस हमारे दिमाग में हैं, ठीक है। और दूसरा कंपटीशन फैक्टर। नहीं सर, ये नहीं होता है सर आनंद सर। ये नहीं होता। क्या होता है? जब हम ओरिजिनल टास्क सीखने के बाद जब हम इंटरपोलेटेड टास्क सीखते होते हैं तो उस वक्त ओरिजिनल टास्क की चीजें हमारे माथे में आते रहती हैं, और हम उसको डिमोटिवेटेड करते हैं कि अभी हमको इसको चीज को नहीं सीखना है। तो उसके कारण वो क्या होता है, वहां पे वो जो डिमोटिवेटेड करते हैं उसके कारण उसका अनलर्न हो जाता है, और यही चीजें कहलाती हैं। तो वही तो हम भी बता रहे हैं ना कि टास्क ए के प्रति हम एक निगेटिव ड्राइव दे रहे हैं कि हमको ये नहीं सीखना है, हमको टास्क बी सीखना है, हमको टास्क ए याद है, नहीं सीखना। उसी के कारण वो वहाँ पे कमजोर होता है, और जब हम उसका ए का रिकॉल करना चाहते हैं या ओरिजिनल टास्क तो एक्स फैक्टर एक तो बाधा पहुंचाया एक्स फैक्टर ने कि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसको छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा जब कंपटीशन फैक्टर है, वो कंपटीशन रिकॉल करने के टाइम में कंपटीशन करेगा, ठीक है। तो ये दो वजह उन्होंने बताई, दो फैक्टर बताया, एक को एक्स फैक्टर बताया, एक को कंपटीशन फैक्टर बताया। एक्स फैक्टर जो है हमारा वो निगेटिव ड्राइव है, ठीक है। किसी टास्क के प्रति अगर हमने निगेटिव ड्राइव बना लिया कि इसको हमको नहीं करना है, इसको अभी नहीं करना है, या ये मेरा किया हुआ है, इसको हम बाद में देख लेंगे, तो उसके प्रति निगेटिव ड्राइव अगर बन गया तो उसकी फॉरगेटिंग ज़्यादा होगी, वो रिकॉल करते वक्त हमारा फॉरगेटिंग होगा। और दूसरा कंपटीशन करते वक्त मेमोरी जो ट्रेस बने हुए हैं वो कंपटीशन करेंगे और हमारा रिकॉल बाधित होगा। प्रोएक्टिव इनहिबिशन का सिद्धांत किसने दिया था? अंडरवुड ने दिया था सर। पक्का? टूलविन है सर क्या? अंडरवुड ही दिया था सर। अंडरवुड ने तो बहुत सारे प्रैक्टिकल किया था इस पर। टूलविन का भी प्रयोग। एक मिनट हमको देख लेने दीजिए। नहीं, स्टिमुलस इनकोडिंग थ्योरी है टूलविंग की, टूलविंग एंड थॉमसन 1973, वो स्टिमुलस इनकोडिंग थ्योरी है। पीआई की थ्योरी नमिता बताएंगी।
बहुत धीरे बताइएगा नमिता, बहुत तेज़ बोलती हैं, आधे लोग के दिमाग से बाहर चला जाएगा। बहुत आराम से बताइए, बच्चे की तरह। आपने मेमोरी ज़्यादा पढ़ाया है। आइए। PI भाई अंडर रूट का था। हाँ ठीक है, आराम से बताइएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, हम लोग इसको बाद में भी सुनेंगे, मिस करेंगे तो। सुनिए, सारे लोग मैंने सुनिए। वही देखा था कि जब हम इंटरपोलेटेड टास्क सीखते हैं, कुछ भी मतलब टास्क एक मान लिया, ए मान लिया सीख लिए, उसके बाद हम बी सीख रहे हैं ओरिजिनल टास्क, ठीक है। उसके बाद हम बी का रिकॉल करते हैं। तो बी का जब हम रिकॉल करते हैं तो ये जो हम पहले सीखे हुए होते हैं उस टास्क का जो बाधक प्रभाव जो है बी के रिकॉल पे पड़ता है। इसी को उन्होंने PI इफेक्ट बोला। और इसी पे उन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी किए थे कि हम कोई प्रयोगशाला में जब हम प्रयोग से आने के पहले जब हम कुछ सीखे हुए होते हैं उसका बाधक प्रभाव क्या पड़ता है। और भी उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए थे। अभी तो मेरे पास बुक नहीं है पूरी तरह से। नहीं, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देना है, पूरा डिटेल नहीं बताना है। मेरे ख्याल से यही कुछ था, और कोई नई बात नहीं कही। PI में स्पेशली कोई थ्योरी नहीं आया मेरे हिसाब से। PI की ही बात उन्होंने कही। सिर्फ उन्होंने बताया कि प्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या है और ये कैसे घटित होता है, इस पर कोई सिद्धांत नहीं है मेरे हिसाब से। क्या नाम सर, क्या नाम बतलाया था PI इफेक्ट के बारे में, किनका था सर? अंडरवुड ने ज़्यादातर काम किया था, ग्रीनबर्ग एंड अंडरवुड 1950। फिर बाद में अंडरवुड ने काम किया पोस्टमैन के साथ मिलके। सर ईयर क्या बताएं? 1950। स्टिमुलस इनकोडिंग थ्योरी हम लोग एक देख लें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थ्योरी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा आज। रिट्रैवल भी थ्योरी है सर, हैं? एक रिट्रैवल थ्योरी है। रिट्राइवल जी सर। किसकी है? ये सर नाम तो नहीं याद है, लेकिन टिप ऑफ टंग फेनोमिना जो है इसी से मिलती, यही है, इसी में है, यही चीज है सर इसमें। टिप्स ऑफ टंग, टिप ऑफ द टंग। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, किसकी है? अच्छा देख लेंगे, हम खोज लेंगे। हाँ, एक मिनट हम देख ही लें किसका है। जैसे बोलते हैं ना सर, मुंह में है और याद RST, नहीं आ रहा है, एक वही है मिनट, रिट्रैवल। TITI, एक मिनट हम चेक कर ही लें। फॉरगेटिंग में तो बहुत सारा सिद्धांत है सर। नहीं नहीं, अब मॉडल है, मॉडल में अभी हम नहीं आए हैं। मॉडल कल। नाम नहीं दिया है, टिप ऑफ द टंग फेनोमेना। जी सर, जो पर्टिकुलर टाइम पर जो याद नहीं आ पाता है सर। हाँ ठीक है, वो हम देखना चाह रहे थे कि किसका है, लेकिन नाम नहीं हाँ। दिया है इसमें। बेसिकली देता है लेकिन नहीं दिया है। देख लेंगे सर, याद नहीं है, देख लेंगे सर। हाँ चलिए। नाम क्या चीज सर? टॉर्च फेनोमेना ब्राउन का है। ब्राउन किसका? ये जो ब्राउन का है ब्राउन। 1958 में, 1958 और मैम। टॉर्च फेनोमेना ब्राउन का। और ये जो रिट्राइवल की जो बात बोल रही है, रिट्राइवल क्यू पे इन्हीं के सिद्धांत से बोला गया है, टुल्विंग के सिद्धांत से, स्टिमुलस इनकोडिंग थ्योरी में। स्टिमुलस इनकोडिंग थ्योरी में रिट्राइवल क्यू की ही बात की है। उसमें उन्होंने रिट्राइवल क्यू की ही बात की है, हमारा जो किस तरह का स्टेट होता है।
रिट्रीवल हम किस ये में करते हैं, उसी पे बात की। रिट्राइवल इनकोडिंग थ्योरी जो है टुल्विंग और थॉमसन की, इसमें बेसिकली दो तथ्यों की बात की गई है कि हाउ टू इनकोड, कैसे हम इनकोडिंग करते हैं। जब हम सूचनाओं को सीख रहे होते हैं तो ब्रेन में उसकी इनकोडिंग हमारी कैसी होती है, इस पर बेस है कि हम सूचनाओं को ब्रेन में जो मेमोरी ट्रेस निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इनकोडिंग कैसे की गई है। और रिकॉल करते वक्त अगर डिकोडिंग सही होता है, यानी इनकोडिंग से मैच करता है, तो रिकॉल होगा, और नहीं तो रिकॉल नहीं होगा। यानी इनकोडिंग और डिकोडिंग के बीच में मैचिंग की जो थ्योरी है, यही स्टिमुलस इनकोडिंग थ्योरी है कि हम सूचनाओं की इनकोडिंग जिस तरीके से कर रहे हैं, हम रिकॉल करते वक्त भी वही तरीका अपनाएंगे तो इनकोडिंग हमको डिकोड हमारा सही होगा और हम सूचनाओं का रिकॉल कर पाएंगे। अगर हमने आम के जगह हमने कुछ और इस्तेमाल किया और रिकॉल करने के टाइम हम लीची कर रहे हैं, तो रिकॉल डिकोडिंग के टाइम में नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने परसों पढ़ा था ओशियन थ्योरी, तो इनकोडिंग आपने कर दिया, ओ फॉर ओपननेस, सी फॉर कंसाइंसनेस, ओ ई फॉर एक्सट्रोवर्शन, ओ सी नहीं सर, ई फॉर इंटरप्राइजिंग था। नहीं इंट्रोवर्जन था, इंटरप्राइजिंग हॉलैंड वाले में था। नहीं, इसको पहले क्लियर कीजिए ना। अब यही देखिए, इनकोडिंग अगर गलत होगी तो डिकोडिंग गलत होगा, फॉरगेटिंग हो जाएगी। इंट्रोवर्जन ही था। एन फॉर न्यूरोटिसिज्म था। इंटरप्राइजिंग ना था मैम, नहीं इसमें इंटरप्राइजिंग नहीं था, इसमें इंट्रोवर्जन था। हॉलैंड में था। हॉलैंड वाले में था ना इंटरप्राइजिंग। जी वो जी, उसी रिया शेख में था। ओशियन तो में अब एग्जाम्पल आपको यही मिल गया कि डिकोडिंग सही नहीं होगी तो फॉरगेटिंग होगा। इनकोडिंग जैसे किया था वैसे ही डिकोड कीजिएगा इस सिद्धांत के अनुसार, तो फॉरगेटिंग नहीं होगी। अगर हमने डाला है, ठीक है, जो उसको कोड दिया है वही कोड से वो खुलेगा, दूसरा कोड दीजिएगा ताला नहीं खुलने वाला है। तो स्टिमुलस इनकोडिंग थ्योरी में, जो कि टुल्विन की और थॉमसन की 1973 में ये थ्योरी लॉन्च की गई थी, इसमें बताया गया यही कि जिस क्रम में हम सूचनाओं की इनकोडिंग करते हैं उसी क्रम में अगर हम डिकोड करेंगे तो सूचनाओं की फॉरगेटिंग नहीं होगी। अगर डिकोड करते समय सूचनाओं का जो इनकोडिंग का तरीका था वो मेल नहीं खाएगा, मैच नहीं करेगा, तो उसकी फॉरगेटिंग देखी जाएगी। बस इतनी ही बात है। तो सारी थ्योरी आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है इसमें? वहाँ पढ़ाना नहीं है, वहाँ थ्योरी पूछेगा बता देना है, एक पैराग्राफ में थ्योरी को निचोड़ के रख देना है। अब हम लोग का जो टॉपिक सारा है वो ऐसे ही चलेगा, थोड़ा थोड़ा एकदम टॉपिक्स, ताकि मैक्सिमम चीज़ का रिवीजन भी हो जाए और आप वहाँ बोल पाइए। हमको डिटेल नहीं पढ़ना है कि उसकी आलोचना क्या की गई थी, उसके फेवर में कौन था, उसके अनफेवर में कौन था, ठीक है, कुछ नहीं है, क्या ये बताना है हमको। कोई दिक्कत? कल हम लोग मॉडल देख लेंगे और एमनेशिया भी देखेंगे कल। ठीक, एक और चीज इन्होंने बतलाया था सर, हाँ, कि रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉल जो है ज्यादा आसान है रिकॉग्नाइजेशन से। ये बहुत एक मिनट रिकॉल, हाँ, रिकॉल के बनिस्पत ज्यादा आसान है, रिकॉल ज्यादा आसान है। रिकॉल की रिकॉग्निशन ज्यादा आसान है, पहचानना ज्यादा आसान है। हाँ, जनरली तो यही है ना, लेकिन इन्होंने कहा कि रिकॉल ज्यादा आसान है। रिकॉल इजी है। बहुत बड़ा मतलब स्टडी।
इनके हिसाब से रिकॉल करना इजी है। वो ज्यादा आसान है। हम लोग तो 4 ऑप्शन मांग के पहचान लेते हैं कि कौन सा है। क्यों की बात किए थे ना, जैसे कि मतलब कुछ ये इस तरह का स्टडी दिया था एयरपोर्ट पेयर एसोसिएशन के, तो एयरपोर्ट करके दिया हुआ था, तो उस तरीके से रिकॉल सारा करते चले गए आदमी, और वही रिकॉग्नाइजेशन में मान लिया कि पोर्ट हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से, तो लेकिन वो क्या किया था, इनकोडिंग तो हुआ था उसको एयरपोर्ट, लेकिन जब हम पोर्ट दिखा रहे हैं तो वो तो कुछ दूसरा ही चीज समझ रहा है, तो वहां पे इस तरीके से उन्होंने स्टडी किया था कि रिकॉल ज्यादा आसान रिकॉग्नाइजेशन। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट है, पढ़ेंगे इसको, है ना। उसमें और रिकॉल के दौरान, रिट्रीवल के दौरान कुछ और हम ये स्टेप में रहते हैं। जब सिमिलरिटी रहता है ना रिकॉग्निशन में तब हार्ड होता है, अगर सिमिलरिटी नहीं है तो हार्ड नहीं होता है रिकॉग्निशन, लेकिन ऐसे वो दिए थे कि रिकॉल इज इजियर देन रिकॉग्निशन। इनका यही कहना था कि इनकोडिंग स्टेट और रिकॉल का जो रिकॉग्नाइजेशन का स्टेट अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वहां पे ये होगा। रिकॉल के समय दोनों ही चीज सेम थी, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन के समय कुछ और अलग करके पोर्ट करके दिखा, तो वो अगर जब हम एयरपोर्ट याद किए हुए तो कुछ हम दूसरा पोर्ट अगर दिखाया जा रहा है तो हम जहाज, पानी के जहाज की चीजों को समझेंगे, तो वहां हमको अलग चीज है, वो ऐसे करके उन्होंने दिखाया अपनी स्टडी में। हाँ, एक स्टडी है टुलविंग 1968 की, जिनमें उन्होंने कहा था कि रिकॉग्निशन से इजी है रिकॉल, उससे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना सर, तो जो 4 अल्टरनेट रहता है उसमें 4 अल्टरनेट में सिमिलरिटी ज्यादा रहता है, बहुत माइनर डिफरेंसेस रहता है, तो हम लोग का रिकॉग्निशन उस समय मुश्किल होता है। पता नहीं, हमको तो बड़ा आसान लगता है, जैसे ही मिला हम आराम से कर लेते हैं। सिमिलरिटी रहेगा तो दिक्कत होगा सर। अब हमको इस पर हम लोग नया सिद्धांत दिया जाएगा, सिमिलरिटी रहेगा तो बहुत दिक्कत, उसमें दिक्कत टुलविंग के अगेंस्ट हम लोग अपना सिद्धांत दिया जाएगा, उसके बाद कोई सिद्धांत नहीं आया है। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग, फिर कल मॉडल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है, मॉडल्स ऑफ मेमोरी। यस सर। Yeah.